हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इस चैप्टर को करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बेसिस पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इस चैप्टर के सम करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप इजीली कर सकते हैं। बस कुछ ट्रिक्स से कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बस आप उसके अकॉर्डिंग सम कीजिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अपन पहला सम देख लेते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, क्वेश्चन को समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के बेसिस पे आप यहाँ पर आपको एक डायग्राम फॉर्म करना है और उस डायग्राम के बेसिस पर ही आपके सम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देके आराम से समझ के करेंगे और उसके बेसिस पे हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा टाइम दीजिए समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सम समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्या करता है, क्लाइंब करता है, चढ़ता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि खींचकर बांधी गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के टॉप पर से। कहां पर, ग्राउंड पर। तो जैसा क्वेश्चन में एक वर्टिकल पोल बोला है तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जो लाइन है इसे वर्टिकल बोला जाता है, तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, पोल है। अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है अगर आपका, तो एक पोल इमेजिन कर लीजिए। जो पोल होता है वो किस तरह से रहता है, वो ऐसा ही रहता है। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके टॉप से 20 मीटर लंबी एक रस्सी को जमीन पे बांधा है। अब आप सोचिए, अगर किसी पोल के टॉप पे एक रस्सी आपने बांधी है और उसे खींच के अगर जमीन पे आप बांधेंगे तो इस तरह से एक ऐसी तिरछी लाइन बनेगी। स्ट्रेट तो आ नहीं सकता है ना, आप ऐसे खींच के बांधोगे तो वो तिरछी ही लाइन बनेगी। तो ये हमने तिरछी लाइन बता दी रोप के लिए, जो कि 20 मीटर दिया था, तो हाथों हाथ यहाँ पे हम 20 मीटर लिख लेते हैं। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे होगी, तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर रस्सी जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि एंगल यहां बनाना है कि यहां। रस्सी, ये जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से, तो ये दोनों जो साइड से वो कहाँ आके मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल होगा हमारा वो इसी पॉइंट पे हमें फॉर्म करना है। तो 20 मीटर हो गया रोप के लिए, 30 डिग्री हमने यहां फॉर्म करा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये लाइन हमने पोल के लिए शो करी थी, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने एक्स से शो कर दिया। अब हम यहाँ पे लेबल कर लेते ए बी सी। आप कुछ भी एबीसी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ इश्यू नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। सॉल्यूशन में अब क्या होगा, देखिए मैं अपने स्टूडेंट को जो चीज बताती हूँ मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है। तो जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो ये है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला है ना, उसे हम हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे और जो गिवन होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, a अपॉन बी, क्योंकि इसी को हमें फाइंड करना है, और ए सी का वैल्यू हमें दिया है, तो सॉरी ए बी हमें गिवन है, तो ए बी न्यूमरेटर में और ए सी हमें ए बी फाइंड करना है, वो न्यूमरेटर में, ए सी गिवन है वो डिनोमिनेटर में। तो ए बी हो गया न्यूमरेटर में और ए सी हो गया डिनोमिनेटर में, तो ए बी अपॉन में ए सी बन गया। अब ए बी को हमने यहाँ पे किससे शो करा है, एक्स से, तो यहाँ लिखा एक्स, और ए सी को किससे, 20 मीटर गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए बी और ए सी की, ए बी और ए सी की एंगल जब हमारा यहाँ पे 30 है तो ए बी हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा और ए सी हमारे लिए हाइपोटेनस होगा। तो इक्वल में हम लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस जो आया है ये क्या कॉम्बिनेशन शो करता है,
सिन का कॉम्बिनेशन है ये, तो P अपॉन एच इक्वल टू हमने लिख दिया सिन, और एंगल कितने का दिया है 30, तो सिन के साथ हम यहां लिख देंगे 30। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू हो गई x अपॉन में 20 और P बाय एच का हो गया सिन 30। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे, उस टाइम पर एक टेबल हमने बनाई थी। ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देख लेते हैं। देखिए ये टेबल हमने समझी थी, इस टेबल के अकॉर्डिंग सिन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो सिन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो हम सिन 30 की जगह 1/2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सिन 30 होता है 1/2, तो x अपॉन में 20 इक्वल्स टू 1/2। x का वैल्यू निकालना है, तो ये 20 जो डिनोमिनेटर में है ये शिफ्ट होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 10 20, x इक्वल्स टू 10। यूनिट क्या चल रही थी, मीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया जो कि पोल की हाइट हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत सिंपल सा, बिना किसी कंफ्यूजन के, जो हमें निकालना है, जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में, और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। बस इस तरह से रखेंगे। वो ट्रायंगल की कौन सी साइड है वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है उसको लिखेंगे और एंगल पुट कर देंगे। बस इतना सा, अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया, इसमें बिना कंफ्यूजन के आपने कर लिया, तो आपका सम फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, सबसे पहले चीजें हम समझते हैं। A tree breaks due to the storm. एक पेड़ इमेजिन कीजिए, और स्टॉर्म मतलब तूफान है ना, बहुत ज्यादा हवा जब चलती है, तो इमेजिन कीजिए एक पेड़ है और बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, उस कारण वो कहीं टूट गया, तो टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर का हिस्सा रहेगा वो झुक जाएगा। ठीक है, टूटा है लेकिन इस तरह से टूटा है कि उससे अलग नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ब्रेक होने के कारण वो पोर्शन जब झुकेगा, तो ये हमारा ट्री का पार्ट हो गया, और हमने इमेजिन करा यहां से टूटा है, ये पूरा हमारा ट्री था। ठीक है, यहां से वो टूट गया, तो ये जो पार्ट है वो बैंड होके इस तरह से झुक गया, और झुका भी किस तरह से कि इसका जो टॉप पोर्शन था वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ऐसा कुछ है, अब ये टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा ही गिरेगा, तो ये जो टॉप है वो ग्राउंड को यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, ये लिखा है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल कितने का बना रहा है 30 का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ज्वाइंट करा हमने और यहाँ पे एंगल बना लिया 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ध्यान से समझिए इस चीज को, यहाँ पे कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्या बोल रहा है वो जरूरी है, क्योंकि ये 8 मीटर आपको कहाँ पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये पुट करने की जगह अगर आपकी गलत हो गई तो सम पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान से वापस समझते, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री है ना, इस ट्री के फुट का डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। अब टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर, तो इसके और फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 8 मीटर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो बचा हुआ ट्री ये है, और ये भी हिस्सा ट्री का ही था जो कि टूट के किधर आ गया यहाँ पर, तो अगर मैं इसे y बोलूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भी वही पार्ट है जो झुक गया है, तो इसे भी हम y से शो करेंगे। तो ये x और y, हमें दोनों का वैल्यू निकालना है, और दोनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तब जाके हमारे पूरे ट्री की क्या आएगी, हाइट आएगी। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट में सम को करना है। चलिए पहले देख लेते हैं। मैं फिलहाल ये मान के चल रही हूँ कि मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो अगर लेबल कर लेते हैं a b c। ठीक है, अगर मुझे x निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए बी अपॉन में बी सी, क्योंकि ए बी का वैल्यू निकालना है और बी सी मुझे गिवन है, तो ए बी अपॉन में बी सी हो गया। ए बी की अगर बात करें तो ए बी जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, और बेसी जो है वो बी सी जो है वो बेस है, तो पी बाय बी बन गया। पी बाय बी का कॉम्बिनेशन जो है वो किसका बनता है 10 का, और एंगल कितने का है 30 डिग्री का।
ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताई कि P बाय बी इक्वल्स टू 10 होता है, ये सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सब क्लियर किया हुआ है, एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ए बी को हमने किससे शो करा है, x से, और बी सी का वैल्यू हमें गिवन है 8, तो x अपॉन में 8 इक्वल्स टू 1030। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे हमने 1/√3 पुट करा। ये 8 जो है डिनोमिनेटर में शिफ्ट होकर न्यूमरेटर में होगा क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8/√3। ठीक है, हमें दो पार्ट में करना है, फिलहाल ये x का वैल्यू आ गया है, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगी। आगे अब निकालेंगे हम y का वैल्यू, तो AC अपॉन में BC, क्योंकि अब इस पॉइंट पे मुझे AC का वैल्यू निकालना है जिसको अपन ने y से शो किया है, तो AC अपॉन में BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस अपॉन में बेस जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेक का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये बन जाएगा सेक, एंगल अगेन यहाँ पर 30 डिग्री ही रहेगा। H हाइपोटेनस, AC को हमने क्या माना था y, और BC हमें 8 गिवन है, तो y अपॉन में 8। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो यहां लिख देंगे 2/√3। ये वैल्यू उधर शिफ्ट करेंगे तो y का वैल्यू हमें मिलेगा, y इक्वल्स टू 8 जाएगा 2 के पास, तो 8 2 जा 16/√3। ठीक, अगर हम ध्यान से समझे तो ये टूटा हुआ पोर्शन है ट्री का, लेकिन है तो ट्री का ही पार्ट, तो हमें x और y की जो वैल्यू मिली है हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके हमें टोटल हाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, x प्लस वाई। x का वैल्यू आया है 8/√3, y का वैल्यू आया है 16/√3। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे लिए, √3, तो 8 + 16। ठीक है, देखिए क्या किया, x की जगह x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू हमने पुट करा। दोनों के डिनोमिनेटर में नंबर एक जैसा है तो हमारे लिए एलसीएम √3 ही होगा, और जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो न्यूमरेटर के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24/√3। रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में रूट का नंबर कभी नहीं होता है, तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मीन मल्टीप्लाई लगा के एक बार ऊपर √3 और नीचे भी √3, तो ऊपर के नंबर का हम मल्टी करेंगे, न्यूमरेटर के नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर में ही होता है, तो 24 का √3 में करेंगे तो 24√3 होगा, और √3 का √3 में मल्टी करते हैं तो 3 बनता है। ठीक है, नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे। कितना आया, 8, तो बचा क्या, 8√3, और ये हमारे लिए फाइनल आंसर हो गया जो कि ट्री की टोटल हाइट होगी। ठीक है, चलिए थर्ड सम देख लेते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड लगाने के लिए डिसाइड किया, कहाँ पे, पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5। ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो स्लाइड होगी उसकी हाइट जो है वो 1.5 पे होगी। इज इंक्लाइड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 30 का। तो हम बना लेते हैं, एक ऐसी लाइन खींचेंगे। मैंने इमेजिन करा कि मेरे लिए पॉइंट यहां पर है 1.5। ठीक है, ऐसा एक अपन ने एंगल बना लिया। ये हाइट है हमारे लिए 1.5 मीटर की, और एंगल यहां पर हो रहा है हमारा 30 डिग्री का। वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। वही बड़े बच्चों के लिए जो उन्होंने स्लाइड की हाइट डिसाइड करी वो 3 मीटर की करी। ठीक है, 1.5 यहाँ है, मैंने यहां तक की लाइन खींची है, तो ये पूरा का पूरा अपन मानेंगे कि 3 मीटर है। ठीक है, और इसकी स्लाइड इस तरफ मान लेते हैं ऐसी। ठीक है,
तो ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड हो गई, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड हो गई। आप चाहे तो दोनों का ट्रायंगल जो है वो अलग अलग बना सकते हैं। सॉरी, मैं बनाते टाइम ध्यान नहीं रहा, वीडियो जो है वो पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पे था। ये हमारा डायग्राम है। देखिए, एक लाइन हमने ड्रॉ करी जिसमें हमने माना कि 1.5 मीटर यहाँ पर है, इतना हमारा 1.5 है, और यहाँ से जो एक एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का है। फिर इसी लाइन को हमने थोड़ा सा ऊपर तक बनाया, और ऊपर तक ये पूरा का पूरा हाइट हमने माना कि 3 मीटर है, और इससे एक लाइन आई। स्लाइडर ऐसे ही होता है ना, अपन जो स्लाइड फिसल पट्टी जिसे बोलते हैं, है ना, वो ऐसी ही होती है। तो इसलिए हमने एक ऐसी लाइन बनाई, और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फिर बन गया। इसका एंगल उन्होंने दिया हुआ है 60 डिग्री का। What should be the length of the slides in each cases? इन दोनों केसेस में हमें बताना है स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसका हाइट कितना होगा। यहाँ पे मैंने एक ही डायग्राम में दोनों चीजें बनाई हैं, आप चाहे तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लेबल कर रही हूँ एक्स के लिए और ये वाई के लिए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, डायग्राम जो है आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा बनाना है। इस तरह से डायग्राम में आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे बना के रखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दो अलग अलग ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, हमें फाइंड करना है एसी और गिवन है ए बी। तो लिख लेते हैं AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB। AC को हमने किससे शो करा है, X से, और AB जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। लेकिन अगर पहले हम देखें, AC जो है वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और AB जो है वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। तो H अपॉन P होता है। H अपॉन P किसका कॉम्बिनेशन है, कॉसेक का। तो यहां लिख लेते हैं कॉसेक, और एंगल है 60 डिग्री का, तो कॉसेक 60 हो गया। AC को हमने क्या माना था, X, AB कितना है हमारा 3 मीटर, और कॉसेक 60 जो होता है वो होता है 2/√3। तो यहां पर आ जाएगा 2 में √3। इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू 3 जाएगा 2 के पास, तो 3 2 जा 6 में √3। जैसे इसके पहले मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट का वैल्यू नहीं रखते हैं, तो रूट की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6 में √3 मल्टीप्लाई √3/√3। ये जो चीज हमने करी है इसे रैशनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, 6 का √3 में मल्टी करेंगे तो 6√3 अपॉन में √3 का √3 में मल्टी करेंगे तो 3 बनेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारा 2√3। यहां पर एक चीज और की जा सकती है कि जो रूट का वैल्यू है हम यहाँ पे रूट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आंसर शीट के अकॉर्डिंग ही चलना है तो आंसर शीट में आपको 2√3 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज आपको ये इसलिए बता दे रही हूँ कि कई बार क्या होता है, हमने सही चीज करी लेकिन आंसर शीट से मैच नहीं करता। वो क्यों मैच नहीं करता, कई जगह पे √3 का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम उसे 2 से मल्टी करेंगे तो ये हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा दिखने में, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो इसलिए कहा है मैंने कि अगर आंसर शीट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 2√3 हमारा आंसर हो गया, और अगर आंसर कुछ और आ रहा है, एग्जैक्ट मीटर में लाना है, तो √3 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए, हमारा एक स्लाइड का हो गया। दूसरे स्लाइड के लिए देख लेते हैं। ABCD, यहाँ पे हम लेबल में E और कर देते हैं। तो हम किस ट्रायंगल के लिए करेंगे, छोटे वाले के लिए EBD। इन ट्रायंगल EBD, जिस भी ट्रायंगल को आप ले रहे हैं ना उस तरह से, इस तरह से वहां पे ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, तो सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने किस ट्रायंगल को पहले करा है, और आपका भी कंसेप्ट क्लियर रहता है। चलिए, इसमें अगर बात करें तो हमें ED का वैल्यू निकालना है और EB हमें गिवन है, तो कैसे लिखेंगे, ED अपॉन में EB। ED की अगर बात करें, ED जो है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस है और EB जो है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगेन ऊपर वाले जैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर भी बनेगा कॉसेक, बट एंगल हमारे लिए यहाँ पे कितने का है, 30 का है, तो यहाँ हम लिखेंगे 30।
ईडी को हमने क्या माना है, वहां पे y माना है, परपेंडिकुलर हमारे लिए 1.5 है। ईडी को हमने y माना है और ईबी जो है परपेंडिकुलर 1.5 मीटर गिवन है, तो 1.5 करा हमने। कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते, शिफ्ट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5। किसी को भी अगर डेसिमल की वैल्यू को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है तो इमेजिन आपको क्या करना है कि डेसिमल अभी नहीं है, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा। 15 टू सा कितना होता है 30, ठीक है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 15 टू सा हो गया हमारा 30। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर था, एक ही नंबर था, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से हम एक नंबर काउंट करेंगे। तो राइट हैंड साइड से एक नंबर काउंट करेंगे तो 0 आया, इसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल के बाद हो गया 0, तो ये 3 मीटर हमारा जो है वो सेकंड आंसर हो गया। तो बड़ी वाली जो स्लाइड है उसकी हाइट होगी 2√3 मीटर और छोटी वाली जो स्लाइड है उसकी हाइट होगी 3 मीटर, ठीक है। इसके साथ हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं फोर्थ सम। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot. अगर समझे तो बात ये है, एक टावर है, उस टावर से 30 मीटर दूर पर ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, तो ये टावर के फुट से, ये हमने माना ये हमारा 30 मीटर हो गया, 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का टावर के टॉप से एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म जो है वो एंगल 30 डिग्री का कर रहा है, ठीक है। एक टावर है, उस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है टावर के टॉप से एक एंगल फॉर्म कर रहा है जो कि 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसे x मान दिया। A, B, C। इस चैप्टर में ना सारी चीजें इमेजिनेशन पर है। क्वेश्चन में जैसा जैसा दे रहा है ना, आप इमेजिन करो कि एक टावर है, टावर के लिए हमें लाइन कैसे बनानी है, सीधी। फुट से 30 मीटर दूर पे एक पॉइंट बोला है, 30 मीटर डिस्टेंस पे ग्राउंड पे बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है बेस की एक लाइन बनेगी, ठीक है। इस तरह से इमेजिन कीजिए आप, तो डायग्राम भी सही होंगे, सम भी सही होंगे आपके। अभी तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, फटाफट देख लेते हैं। निकालना है ए बी, गिवन है बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी बाय बी कॉम्बिनेशन होता है 10 का, और एंगल बन रहा है हमारे लिए 30 डिग्री, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख ली। ए बी को हमने क्या माना, x, बी सी कितना गिवन है 30, 10/30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमें x का वैल्यू निकालना, 30 शिफ्ट होगा, तो x इक्वल्स टू 30/√3, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/√3। x इक्वल्स टू हो गया हमारा 30/√3। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि डिनोमिनेटर में रूट का कोई वैल्यू हम नहीं छोड़ते हैं, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3। ऊपर ऊपर के नंबर का मल्टी करेंगे तो क्या बनेगा 30√3/3। अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना आया 10√3। अगर हम आंसर शीट की बात करें तो आंसर शीट में देखिए हम 9.1 कर रहे हैं, 9.1 के फोर्थ सम का आंसर दिया है 10√3, ये हमारा 10√3 आ गया है, ठीक है। अब यूनिट की बात करें तो पूरे सम में यूनिट मीटर में चल रही है, तो ये हो गया हमारा 10√3 मीटर।